अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, लास्ट में मैंने आप लोगों को मोनोसैकराइड्स के बारे में जो इनिशियल फीचर्स थी वो सारी बता दी थी कि मोनोसैकराइड्स के अंदर कौन कौन से अहम तरीन कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। मोनोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन हम किन किन कंपाउंड्स के अंदर करते हैं। आखिर में आप लोगों को ये बताया था कि मोनोसैकराइड्स के अंदर डिफरेंट आइसोमर्स भी मौजूद होते हैं और आइसोमर्स की बात जाने को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। अब ये आइसोमर्स बेसिकली हैं क्या? दीज आर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनके अंदर फर्क किस में आता है? स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर आता है। अब उसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने देखें, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स की दी हुई है। ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसका शुमार होता है हेक्सोजिस। हेक्सोजिस ऐसी शुगर होती है जिसमें कार्बन की तादाद 6 होती है। अब बहुत सारे हेक्सोजिस ऐसी हैं जिनका फार्मूला C6H12O6 ही है, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर डिफरेंस आता है। लिहाजा वो ऐसी तमाम हेक्सोजिस को हम आइसोमर्स का नाम दे देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आइसोमर्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की आप लोगों के सामने ये दो एग्जांपल मौजूद हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। यह दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर का फर्क है। कौन सी स्ट्रक्चर? एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, दूसरे के अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो इन को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरे नंबर पर एक और टाइप है, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं। ये बच्चे वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें मेजर जो डिफरेंस होता है इन मॉलिक्यूल्स की कायरल कार्बन कायरल कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। अब ये कायरल कार्बन क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में फर्क कैसे कैसे आता है, इनकी सारी डिटेल हम लोग ने इन स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर पढ़नी है। बच्चे स्टीरियो आइसोमर्स में अगेन वही देखिएगा, एक फार्मूला मौजूद है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का बच्चे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। इस स्ट्रक्चरल फार्मूले में देखिए बच्चे, ये है डिफरेंट आप लोगों को कार्बन नजर आ रही होंगी। ये कार्बन नंबर 1 है, इसी तरीके से ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इन 6 कार्बन के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं। अब इन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की अटैचमेंट की बेस के ऊपर हम इन कार्बन की 3 टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी फर्दर जो है ना डिटेल की तरफ आ जाएंगे। नंबर 1, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन कौन सी कार्बन होती है? देखो बच्चे, एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन है जो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। जैसे ये कार्बन नंबर 1 है, ये एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। इसकी अगर हम देखें सिचुएशन को, तो एक साइड पर डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड पर ये हाइड्रोजन मौजूद है। ये बेसिकली ना फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एल्डो या एल्डिहाइड ग्रुप का नाम देते हैं। नेक्स्ट बचे, सेकंड लास्ट कार्बन को हम पेनल्टीमेट कार्बन का नाम देते हैं। ये सेकंड लास्ट कार्बन, इसको हम टेक्निकली नाम क्या देंगे? पेनल्टीमेट कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी की है कार्बन की, तीसरी कैटेगरी कौन सी है? कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। ये कौन सी कार्बन है? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। इन 4 कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन का नाम देते हैं। देखें, आप लोगों को मैंने 3 टाइप्स बताई हैं। फर्स्ट कार्बन जहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा एनोमेरिक कार्बन कहलाती है, और इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन को हम एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन का नाम देते हैं। और इसमें ये जो लास्ट कायरल कार्बन है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ कार्बन चेन, इस पूरी कार्बन चेन की ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, इसको हम नाम दे देते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। अब इसमें हमने कायरल कार्बन को देखना कि ये कैसी कार्बन होती हैं। बच्चे, कायरल कार्बन में आप चीजें
दो ज़हन में रख लीजिएगा कि ये ऐसी कार्बन होती हैं जिनके चारों साइड के ऊपर 4 बांड मौजूद होते हैं। यूं समझेंगे जिनके 4 बांड मौजूद होते हैं, ये पहली पहली यूं समझ लें कि इसकी बेसिक फीचर है 4 बांड का होना। दूसरी बात बच्चों यह है कि ये जो चारों बांड होते हैं मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी अगर हम इस कार्बन नंबर 2 को देखते हैं तो इसकी एक साइड पर OH मौजूद है, इसकी दूसरी साइड पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, इसकी तीसरी साइड पर CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और इसकी चौथी साइड पर ये इतना बड़ा ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है। तो यह ऐसी कार्बन हुई जिसके बांड 4 बनते हैं, लेकिन चारों साइड के ऊपर जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। और जिस कार्बन के अंदर ये करेक्टर मौजूद होगा उस कार्बन को हम नाम क्या देंगे? एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन नंबर 3 को। इस कार्बन नंबर 3 को भी बच्चे हम कायरल कार्बन कहते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी एक साइड पर ये देखिएगा ये हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरी साइड पर OH मौजूद है, दोनों डिफरेंट हैं, और तीसरी साइड पर बच्चे ये सारे का सारा ग्रुप ऑफ एटम मौजूद, और चौथी साइड पर बच्चे ये सारे का सारा ग्रुप ऑफ एटम मौजूद। आप इसका देखिए कि चारों साइडों पर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। इसको भी हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। सेम कंडीशन कार्बन नंबर 4 की भी है, इधर OH इधर H, और एक साइड पर ये ग्रुप ऑफ एटम्स और दूसरी साइड पर ये ग्रुप ऑफ एटम्स। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो 5th कार्बन है जिसको हम पेनल्टीमेट कार्बन भी कह देते हैं, इस पर भी यही सेम कंडीशन है कि चारों साइड के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बाकी जो 2 ग्रुप ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट है। तो बच्चों इस कायरल कार्बन को यहां तक 5 तक हम कंसिडर करते हैं। ये जो छठी कार्बन है, लास्ट कार्बन है, इसको हम कायरल कार्बन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसकी एक साइड पर जो है OH, दूसरी साइड के ऊपर बच्चे देखिएगा ये है ग्रुप ऑफ एटम्स, और तीसरी साइड पर भी H और चौथी साइड पर भी H। यहां पर बच्चे ये जो आखिरी मैंने 2 बताई हैं दोनों पर जो एटम्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट नहीं है। यही वजह है कि हम इस लास्ट कार्बन को कायरल कार्बन नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट बच्चे हम स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या है। बच्चे दीज स्टीरियो आइसोमर्स आर आइसोमर्स इन विच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न टू द एसिमेट्रिक आर कार्बन एटम्स। यानी ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी एसिमेट्रिक कार्बन, ये चारों जो एसिमेट्रिक कार्बन है ना, इन चारों एसिमेट्रिक कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। यानी अगर एक हेक्सोस शुगर में ये फर्स्ट कायरल कार्बन पर हाइड्रोजन इधर है, तो किसी दूसरे के अंदर ये जो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो दूसरे के ऊपर ये हाइड्रोजन राइट साइड पर होगी और OH इसकी लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस किस कार्बन पर हुआ? कायरल कार्बन पर हुआ। तो इन 4 कायरल कार्बन में से जिन जिन कायरल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती जाएगी, वो आइसोमर्स भी चेंज होते जाएंगे। और आइसोमर्स जो ऐसे हों उनको हम नाम क्या देते हैं? उनको बच्चे हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का, स्टीरियो आइसोमर्स। अब बच्चे एसिमेट्रिक कार्बन की डेफिनेशन यहां पर मौजूद है कि एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट, ये वो एटम है विच मेक्स बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स, जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाती है। आर ग्रुप ऑफ एटम, या वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल के स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद को कैलकुलेट करना हो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चे एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। वो फार्मूला है 2n। अब यहां पर बच्चे n से क्या मुराद है? n से मुराद है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यानी n से मुराद होगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब यहां पर इस ग्लूकोज के अंदर देखिएगा टोटल कायरल कार्बन की तादाद है 4। तो 2n से मुराद ये होगा कि 2 के ऊपर n की वैल्यू हो जाएगी 4,
जब n की वैल्यू 4 होगी तो टोटल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये हो जाएंगे टोटल 16। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि बच्चे जितने भी ग्लूकोज के आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उनकी तादाद 16 बनती है। और इन 16 आइसोमर्स में से कोई एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो एसिमेट्रिक कार्बन के हवाले से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल पोजीशन की अरेंजमेंट सेम रखता हो। अब ये जो 16 आइसोमर्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये बच्चे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिएगा। स्टीरियो आइसोमर्स आप लोग के सामने, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनकी तादाद बच्चे है 16। अब इन 16 को यहां पर आप दो ग्रुप्स के अंदर देख सकते हैं, दो ग्रुप्स के अंदर ये 8 हैं और ये भी 8 हैं। टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे? 8। आप बच्चे इसके फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर को देखिएगा, इसके नीचे लिखा होगा डी एलोस। इसमें कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, इनको आपने ध्यान में रखना है। ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसको हम ए कायरल कार्बन का नाम देते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लास्ट कार्बन है, ये भी ए कायरल कार्बन है। बाकी ये जो दरमियान वाला रीजन है, इसको हम कायरल रीजन का नाम देते हैं। सिर्फ इन्हीं कायरल रीजन के अंदर मौजूद कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें फर्स्ट आइसोमर में देखिएगा कि इस कार्बन 2 से लेकर कार्बन 5 तक जितने भी कार्बन है, इनके तमाम के OH किस साइड के ऊपर मौजूद हैं? राइट साइड के ऊपर मौजूद हैं। और बच्चे बाकी आप टोटल जितने आइसोमर्स भी मौजूद हैं आप लोग के सामने, किसी भी के अंदर भी ये अरेंजमेंट आपको नजर नहीं आएगी। मसलन अब दूसरे इसके अंदर देखिएगा, इसमें OH जो सेकंड कार्बन है, इसका लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इस थर्ड का ये OH यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मौजूद है। और इसके में अगर देखिए डी मैनोज में ये सेकंड और थर्ड कार्बन दोनों का OH जो है ना लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिएगा डी ग्यूलोज का, ये OH फोर्थ कार्बन का लेफ्ट साइड पर मौजूद है। अब जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं मॉलिक्यूल्स, इन सब में H और OH की पोजीशन आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रही होगी। तो हम क्या कहेंगे? ऑल दीज आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि इन तमाम आइसोमर्स में एक जो कायरल कार्बन हैं, कार्बन नंबर 2 से लेकर 4 तक, जिनको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, इन पर H और OH की पोजीशन का डिफरेंस मौजूद है। अब बच्चे इसके अंदर आप लोग एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा कि इन 16 आइसोमर्स को दो ग्रुप्स के अंदर लिखा हुआ है। दो ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप के अंदर ये 8 आइसोमर्स हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर बच्चे ये 8 आइसोमर्स मौजूद हैं। इनके अंदर एक चीज आप लोगों को कॉमन नजर आ रही है। वो कॉमन क्या है? ये जो फर्स्ट 8 आइसोमर्स मौजूद हैं, इनमें कार्बन नंबर 5 देखिए, दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ कार्बन चेन, या इसको हम कहेंगे कि दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल। नाम इसका क्या है? पेनल्टीमेट कार्बन। इसके ऊपर OH की पोजीशन सेम है। यहां पर देखिएगा OH राइट साइड पर, इसके अंदर भी OH राइट साइड पर, यहां पर भी OH राइट साइड पर, यहां पर भी OH राइट साइड के ऊपर। इस तरह ये 8 के 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की पोजीशन राइट साइड पर। और ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं डी शुगर का। डी से मुराद क्या है? डेक्स्टर। और डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट। यानी ऐसी शुगर जिनमें पेनल्टीमेट कार्बन पर मौजूद OH की पोजीशन राइट साइड। अब इस पेनल्टीमेट कार्बन के अलावा बाकी जो तीनों कायरल कार्बन बचती हैं, इन पर OH बेशक राइट पर हो लेफ्ट पर हो, इससे डी शुगर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डी शुगर की पहचान ही पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर मौजूद OH की पोजीशन पर होता है, राइट साइड पर। और नेचुरली तौर पर जितनी भी शुगर मौजूद हैं बच्चे, वो सारी डी शुगर होती है। अगर इन 8 शुगर को आप गौर से देखें तो बच्चे इनके अंदर ये पेनल्टीमेट कार्बन है। इस पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की पोजीशन राइट पर नहीं है, लेफ्ट पर। सेम यहां पर देखिएगा OH लेफ्ट साइड पर, यहां पर भी OH लेफ्ट साइड पर, यहां पर भी OH लेफ्ट साइड पर। ये लेफ्ट साइड पर जो OH कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं एल शुगर। एल से मुराद है लेवो, और लेवो को हम कहते हैं लेफ्ट।
और ये जो एल शुगर होती हैं ये नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, इनको आर्टिफिशियली तौर पर सेंथिसाइज किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे ये टोटल तो है 16 स्टीरियो आइसोमर्स। अब इन 16 स्टीरियो आइसोमर्स में दो ग्रुप्स बन गए, एक को हम कहेंगे डी और दूसरे को हम कहेंगे एल। ये डी मॉलिक्यूल भी शुगर, एल मॉलिक्यूल भी शुगर हैं भी सारे स्टीरियो, लेकिन डी और एल ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, और इन मिरर इमेजेस वाले मॉलिक्यूल को हम एक और नाम ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी दे देते हैं। ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इन स्टीरियो आइसोमर्स के हैं दो ग्रुप, एक में हम डी और दूसरे को हम दूसरे में हम एल शुगर को प्लेस करते हैं। डी और एल शुगर जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस, और जो मिरर इमेजेस हों उनको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसकी आप लोग यहां पर देखिएगा ये डी एलोस, डी एलोस, इसमें तमाम के तमाम ओ एच कायरल कार्बन पर किस साइड पर हैं, राइट साइड पर। और बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे आप लोग एल एलोस को देखिए, एल एलोस, ये एल एलोस है, इसके तमाम के तमाम OH जो कायरल कार्बन के ऊपर मौजूद हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं। तो हम कहेंगे कि डी एलोस इज मिरर इमेज टू एल एलोस, और ये दोनों जो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, सॉरी। इसी तरीके से ये तमाम डी और एल शुगर जो होती हैं एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहलाती हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स को। स्टीरियो आइसोमर्स की बच्चे बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं इनैनियोमर्स। इनैनियोमर्स की डेफिनेशन क्या है, दो स्टीरियो आइसोमर्स which are non-superimposable mirror images of one and other। अब इसके अंदर दो करेक्टर बताए गए हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो इनैनियोमर्स होते हैं उनमें दो फीचर मौजूद होते हैं। पहली बात वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे, यानी इनैनियोमर्स क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस। दूसरी बच्चों बात क्या है कि वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इन दोनों को पहले समझिएगा कि ये मिरर इमेजेस से क्या मुराद है, नॉन सुपर इम्पोजेबल से क्या मुराद है। देखिए बच्चे आप लोगों के सामने यहाँ पर एक डायग्राम मौजूद है, फ्लास्क यहाँ पर है, फ्लास्क। अब अगर आप इस फ्लास्क के बिल्कुल सामने एक आईना रख दें, मिरर रख दें, तो बच्चे इसी फ्लास्क जैसी एक इमेज उस आईने के अंदर भी नजर आएगी, और उस इमेज को हम नाम देंगे मिरर इमेज, एग्जैक्ट इसी फ्लास्क जैसे ही होगी। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करेंगे, इस फ्लास्क को इस दूसरी फ्लास्क के ऊपर रख दें, प्लेस कर दें, तो ये वाली फ्लास्क पहले वाली दूसरी फ्लास्क को मुकम्मल तौर पर ढांप देती है, मुकम्मल तौर पर कवर कर लेती है। और बच्चे अगर कोई मिरर इमेजेस हों और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लें, कवर कर लें, ऐसी चीजों को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं कि दीज कैन बी सुपर इम्पोज्ड, कि एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ये ढांप सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेती हैं उनको हम नाम देते हैं ए कायरल ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट ये दूसरी इमेज देखिएगा, ये हैंड, फर्ज कर लेते कि ये लेफ्ट हैंड है। अब इसी के बिल्कुल सामने आप मिरर रख दें तो बच्चे यही हैंड आपको मिरर के अंदर इमेजेस की शक्ल में भी नजर आएगा, लेकिन बच्चे वो होगा तो मिरर इमेज, लेकिन लेफ्ट हैंड वो नहीं होगा, वो उसका राइट। यानी आप देखें कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा थंब इस तरफ है, और राइट हैंड जो कि इमेज के अंदर नजर आएगा उसका थंब दूसरी साइड पर मौजूद होगा, राइट साइड पर मौजूद होगा। लेफ्ट हैंड का थंब लेफ्ट साइड पर, राइट हैंड का थंब राइट साइड पर। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही है। अब अगर हम इस हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रख दें इस तरह से, तो क्या ख्याल है ये एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेते हैं, नहीं करते।
दीज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। तो बच्चे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना कर सकते हैं, हम कायरल ऑब्जेक्ट्स का नाम दे देते हैं। और बच्चे ये जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं कायरल ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। होते मिरर इमेजेस हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब बच्चे इसी नॉन सुपर इम्पोजेबल वाली जो टर्म है, हम इन मोनोसेक्राइड के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक फार्मूला मौजूद है, और ये फार्मूला है डी ग्लूकोज का। यहाँ पर बच्चे देखिए ये डी ग्लूकोज है। इस डी ग्लूकोज में आप कायरल कार्बन देखिएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इन चारों कायरल कार्बन में कार्बन 2 का OH, 4 का और 5 का राइट साइड पर मौजूद हैं, जबकि 3 का OH लेफ्ट साइड पर। इसी तरीके से अगर एल ग्लूकोज को देखें तो बच्चे इसमें देखिएगा कि कार्बन नंबर 2 का H राइट साइड पर, कार्बन 3 का बल्कि 4 का भी H, 5 का भी H, और 3 का जो H है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। दोनों की पोजीशन टोटली तौर पर एक दूसरे के रिवर्स है, उलट है। अब डी ग्लूकोज की ये जो एल ग्लूकोज है, ये एक मिरर इमेज है। अगर डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज के ऊपर प्लेस कर दें तो बच्चे ये उसको मुकम्मल तौर पर ढांप नहीं सकेगी। तो हम कहेंगे कि डी ग्लूकोज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल टू एल ग्लूकोज although both are mirror images of each other. Such type of stereoisomers are called as enantiomers. ऐसे तमाम स्टीरियोआइसोमर्स को हम नाम देते हैं इनैनियोमर्स का। अगेन बच्चे ये देखिएगा, ये तमाम एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। इन स्टीरियो आइसोमर्स में एक साइड पर डी और दूसरी साइड पर एल ग्लूकोज। अब यहां पर देखिएगा कि डी एलोज और साथ साथ एल एलोज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। इन्हीं को पहले हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम भी दिया था। मिरर इमेजेस भी हैं बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, लिहाजा इनको हम इनैनियोमर एक दूसरे का कहेंगे। इसी तरीके से ये डी एल्ट्रोज और इसके साथ ही यहां पर देखिएगा एल एल्ट्रोज, ये दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, लिहाजा इनको एक दूसरे का हम इनैनियोमर का नाम देते हैं। इसी तरीके से बाकी आप बच्चे कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन किसका इनैनियोमर है। अब बच्चे स्टीरियो आइसोमर्स की दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं, और इस दूसरी टाइप का नाम है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं दो स्टीरियो आइसोमर्स which have different arrangement of hydrogen and hydroxyl groups at more than one asymmetrical carbon atoms are called as डायस्टीरियोमर्स। यानी ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होता है। किन के ऊपर? एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स के ऊपर। अब वो फर्क कितनी एसिमेट्रिकल कार्बन पर हो कि वो डायस्टीरियो आइसोमर्स करेंगे? मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर कार्बन पर होगा तो बच्चों फिर वो डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। अब आप लोग के सामने अगेन ये स्टीरियो आइसोमर्स मौजूद हैं। अब बच्चे इन स्टीरियो आइसोमर्स में देखिएगा कि यहाँ पर ये डी एलोज है, तो डी एलोज, इसमें कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक जितनी भी कायरल कार्बन है सबका OH आप लोगों को राइट साइड पर नजर आएगा। इसी तरीके से ये डी एल्ट्रोज को देखिए तो इसमें कार्बन नंबर 2 का OH लेफ्ट साइड पर आप लोगों को नजर आएगा। इसके अलावा बाकी तमाम कार्बन नंबर 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, इन तीनों कार्बन के अंदर जो H और OH की पोजीशन है वो सेम है। तो इन दोनों के अंदर फर्क कितनी कार्बन पर हुआ? एक कायरल कार्बन पर हुआ। तो बच्चों जिनमें एक कायरल कार्बन पर फर्क होगा वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स नहीं कहलाएंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा डी एलोस और डी ग्लूकोज।
इसमें भी जस्ट एक कार्बन पर H और OH की पोजीशन का फर्क है, वो है कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 का OH इस साइड पर राइट साइड पर है DLOs में, और डी ग्लूकोज के अंदर इसका लेफ्ट साइड पर मौजूद है। बाकी सब की पोजीशन जो ना सेम है, लिहाजा ये डी ग्लूकोज डी एलोज भी एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स नहीं कहलाएंगे। डी मैनोज की तरफ देखें, कार्बन नंबर 2 का OH लेफ्ट साइड पर, कार्बन 3 का OH भी लेफ्ट साइड पर, और यहां पर देखिएगा डी एरोज में कार्बन 2 का लेफ्ट साइड पर H है और कार्बन 3 का भी लेफ्ट साइड पर H है। तो इन दो कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन का फर्क आ गया है। जब बच्चे एक से ज्यादा कार्बन पर फर्क आएगा तो ऑटोमेटिकली वो दो जो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, उनको हम नाम देंगे डायस्टीरोमर्स, ठीक है ना। तो डी एलोज डी मैनोज क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरोमर है, क्योंकि वहां पर डिफरेंस मोर देन 1 का कायरल कार्बन का है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह से डी एलोज और डी आइडोज, ये भी दूसरे एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स हैं। डी एलोज डी गैलेक्टोज डायस्टीरोमर्स, डी एलोज डी टेलोज डायस्टीरोमर्स, डी अल्ट्रोज डी टेलोज डायस्टीरोमर्स। इसके अलावा खुद इसके ऊपर फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर किस स्टीरियो आइसोमर का डायो स्टीरियोमर कहलाता है। थर्ड टाइप बच्चे जो स्टीरियो आइसोमर्स की है उसको नाम देते हैं एपीमर्स का। दो स्टीरियो आइसोमर्स which have different arrangement of hydrogen and hydroxyl group at only one asymmetrical carbon atoms are called epimers। यानी ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनमें कायरल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का डिफरेंस तो होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पर होता है, एक से ज्यादा कार्बन पर नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो आइसोमर्स एक दूसरे के एपीमर्स कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल से बच्चे आप देखिएगा, डी एलोज डी एल्टोज, इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर मिलता है, हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का, वो कार्बन नंबर 2 है। लिहाजा डी एलोज डी एल्टोज एक दूसरे के एपीमर्स कहलाते हैं। डी ग्लूकोज को देखिएगा, डी एलोज के मुकाबले में इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। लिहाजा डी एलोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एपीमर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से इन तमाम के ऊपर आप लोग फोकस करते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा कि डी एलोज और डी ग्लूकोज, डी एलोज और डी ग्यूलोज, डी अल्ट्रोज डी मैनोज, डी एल्ट्रोज और डी मैनोज, ये दो बार लिखा गया है। डी गैलेक्टोज डी टेलोज, ये क्या है, एक दूसरे के एपीमर्स हैं। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एपीमर्स आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों ने बच्चे इनके ऊपर जरा फोकस करना है, अच्छे तरीके से इनको देखना है, खुद ही आप लोगों को इनके जवाब तलाश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे अब तक जो हमने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े हैं ना, ये वो आइसोमर्स हैं जो शुगर्स के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, चेन फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर हम इन शुगर को किसी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो बच्चे फिर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस के नतीजे में इनका फार्मूला चेन शक्ल के अंदर नहीं बल्कि रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और शुगर के सोल्यूशन फॉर्म के अंदर जो रिंग्स बनते हैं वो दो तरह से होती है। मोस्टली जो रिंग्स बनते हैं वो पेंटोसिस और हेक्सोसिस के ही होते हैं। एक रिंग ऐसा होता है जिसमें कार्नर की तादाद 5 होती है, और इस 5 कार्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्यूरान का। यानी कि फ्यूरान क्या है, रिंग है, कार्नर की तादाद कितनी है, 5। अब जो जिन शुगर में फ्यूरान रिंग बनता है, 5 कार्नर रिंग बनता है, उन शुगर को हम कहते हैं फ्यूरानोज। इसी तरीके से कुछ शुगर ऐसी होती हैं कि जिनको हम जब सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उनके रिंग्स के अंदर जो कार्नर की तादाद है वो 5 की बजाय 6 बनती है। तो ऐसे रिंग को हम नाम देते हैं पाइरान रिंग का। और जिन शुगर के अंदर
बच्चे ये 6 कॉर्नर्ड पाइरान रिंग बनते हैं, उन शुगर को हम पाइरानोज का नाम देते हैं। अब इसकी एक एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों के सामने एक शुगर मौजूद है, ये राइबोज शुगर है। आप इस राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 4 को देखिएगा, दिस इज पेनल्टी मेड कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन है, और इसका OH राइट साइड पर मौजूद है। तो ये राइबोज शुगर कहलाएगी डी राइबोज। अगर इस डी राइबोज को उठाकर हम डालते हैं सोल्यूशन में, तो बच्चे इसका स्ट्रेट चेन वाला फार्मूला फिर स्ट्रेट चेन में नहीं रहेगा, रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उस रिंग में कार्नर्स की तादाद होगी 5। अब इस 5 कार्नर्ड डी राइबोज शुगर को हम नाम देंगे राइबोफ्यूरानोज, क्योंकि अब यह सोल्यूशन के अंदर है, रिंग फॉर्म के अंदर है। इसी तरीके से ग्लूकोज का फार्मूला भी आप लोगों के सामने मौजूद है। इसके भी आप कार्बन नंबर 5 को देखिएगा, ये पेनल्टी मेड कार्बन है, इसका OH राइट साइड पर मौजूद है। फिर इस ग्लूकोज को नाम क्या देंगे, डी ग्लूकोज। अब अगर इस ग्लूकोज को उठाकर हम सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका भी बनेगा रिंग, और इस रिंग में कार्नर की तादाद होगी 6, और इस ग्लूकोज को जिसने 6 कॉर्नर रिंग सोल्यूशन के अंदर बनाए होंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लूकोपाइरानोज। अब नेक्स्ट बच्चे हमने ये देखना है कि रिंग इनमें बनता कैसे, रिंग इनके अंदर बनता कैसे। इसकी जस्ट हम एक एग्जांपल जो है ना देखेंगे। बच्चे ये आप लोगों के सामने ग्लूकोज मौजूद है, और इस ग्लूकोज में देखिएगा ये कार्बन नंबर 5 के ऊपर OH मौजूद है, राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह डी ग्लूकोज शुगर है। जब हम इनको उठाकर किसी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो 2 कार्बन के दरमियान में बॉन्डिंग होती है। वो 2 कार्बन कौन सी हैं, नंबर 1 कार्बन जो है वो है एनोमेरिक कार्बन, और दूसरी जो कार्बन है वो है पेनल्टी मेड कार्बन। यानी कार्बन 1 जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है या कोई फंक्शन ग्रुप मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट होती है, और उसके नतीजे में फार्मूला स्ट्रेट चेन के अंदर नहीं, रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी कन्वर्जन का मैकेनिज्म यहाँ पर मेंशन किया गया है। बच्चे देखिएगा, जैसे हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे, कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आप लोग के सामने मौजूद है, इसका एक H ये हो गया और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होगा। और उसके बाद फिर ये देखिए वैसे ही है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लिख दिया। अब ये है कार्बन नंबर 2, इस कार्बन नंबर 2 का OH राइट साइड पर है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे नीचे की तरफ, और H है लेफ्ट साइड पर, इसको हम लिखेंगे इस कार्बन के ऊपर की तरफ। कार्बन नंबर 3 का OH है लेफ्ट साइड पर, लिहाजा इस OH को हमने लिखा ऊपर, और H है राइट साइड पर, इसको लिखा नीचे। इसी का तरह कार्बन 4 का OH आ जाएगा नीचे की तरफ, और H आ जाएगा इसका ऊपर की तरफ। अब बॉन्डिंग किन किन के दरमियान होनी है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चे, ये कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन नंबर 5 का OH और इस कार्बन के दरमियान में ये जो बॉन्ड वगैरह होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, कार्बन 5 का OH जो मौजूद है ना, इसमें ये बॉन्ड टूटता है O और H के दरमियान। इसी तरीके से इस कार्बन नंबर 1 का ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, इनमें एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन में अब बॉन्ड्स की तादाद 4 नहीं 3 रह जाएगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब इसने अपनी खाली वैलेंसी को भी और इस कार्बन ने अपनी खाली वैलेंसी को फिल करना है, लिहाजा ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट अटैच हो जाता है, और इसका ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पहले से ही टूट चुका होता है। इधर से कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाती है, उधर से ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो जाती है,
तो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है ये वाला OH का H, और इस तरह से इस ऑक्सीजन के भी 2 बांड पूरे हो जाते हैं, इस कार्बन के भी 4 बांड पूरे हो जाते हैं, और इस तरह से बच्चे ये कार्बन 5 और कार्बन 1 ने आपस में लिंक किया है थ्रू OH, और इस लिंक की वजह से अब ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया है एक रिंग की शक्ल में, और इस रिंग को हम नाम देते हैं ग्लूकोपाइरानोज। बाकी ये जो आखिरी कार्बन है, ये आखिरी कार्बन जो है रिंग से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रिंग के अंदर इसकी मजीद जगह नहीं है। तो ग्लूकोज को अगर हम क्रिस्टल फॉर्म के अंदर देखेंगे तो ये सेपरेट चेन के अंदर लिखेंगे, और अगर इसको सोल्यूशन फॉर्म के अंदर देखेंगे तो फिर इसको रिंग फॉर्म के अंदर आमतौर पर मौजूद होती है, और हम भी सी के अंदर ही लिखते हैं। तो ग्लूकोपैरानोज के अंदर रिंग्स में कितनी कार्बन शामिल होती हैं? 5। एक कार्बन ऐसी होती है जो रिंग से बाहर चली जाती है, वो है कार्बन नंबर 6, और बाकी जो है 1 से लेकर 5 तक ये रिंग के अंदर ही होती है। बच्चे एक और एग्जांपल है आप लोग के सामने ग्लूकोज की। ये जो ग्लूकोज है इसमें देखें, इस ग्लूकोज में ये जो कार्बन नंबर 5 है दैट इज पेनल्टीमेट कार्बन, इसके ऊपर OH राइट साइड पर मौजूद है, तो डेफिनेटली ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज कहलाएगी। जब हम इसको डालेंगे किसी सोल्यूशन के अंदर तो डेफिनेटली इसका रिंग बनेगा, और आप लोग को लास्ट टाइम मैंने बताया है कि इसमें जो रिंग बनता है उसमें कॉर्नर की तादाद 6 होती है, और उस रिंग को हम ग्लूकोपाइरानोज का नाम देंगे। अब इसमें भी जो रिंग होगा उसकी कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH की पोजीशन को देखकर हमें आइडिया लग जाता है कि ये शुगर अल्फा है या बीटा है। अगर OH की पोजीशन अपवर्ड होगी तो ये बीटा ग्लूकोपैरानोज होगी, और अगर OH की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पर डाउनवर्ड होगी तो इसको हम नाम देंगे अल्फा ग्लूकोपैरानोज, या इसका पूरा नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज, या सिंपली हम अल्फा डी ग्लूकोज भी हम इनको कह देते हैं। एक और एग्जांपल बच्चे आप देखिएगा, ये आप लोग के सामने चीन फार्म के अंदर जो फार्मूला है ये फ्रक्टोज का है, और ये फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 5 है जिसका हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, और इसका OH राइट साइड पर प्रेजेंट है। तो इस फ्रक्टोज को हम नाम देंगे डी फ्रक्टोज का, और जब हम किसी फ्रक्टोज को सोल्यूशन में डालते हैं तो बच्चे इसमें भी जो रिंग बनता है उस रिंग में कार्नर्स की तादाद 5, और 5 कार्नर रिंग वाली शुगर को आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्यूरानोज का नाम देते हैं, क्योंकि ये फ्यूरानोज फ्रक्टोज है, इसी वजह से इसका पूरा नाम क्या होगा? डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब उस डी फ्रक्टोफ्यूरानोज में वही कार्बन नंबर जो 2 है ये एनोमेरिक कार्बन कहलाती है। इस पर देखिएगा कि OH की पोजीशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है। अगर इसकी पोजीशन OH की अपवर्ड होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये बी टी फ्रक्टोफ्यूरानोज शुगर है। तो H और OH की जो पोजीशन है बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने अपने जहन के अंदर रखना है।